चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसकी पूरी बुनियाद ही खून और धोखे पर टिकी थी। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, और खासकर उस शख्स की जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत का चेहरा ही बदल कर रख दिया, अलाउद्दीन खिलजी। ये सिर्फ एक ताकतवर सुल्तान की कहानी नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं सारी हदें पार कर जाती हैं तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है। तो चलिए सत्ता, वफादारी और खून से सने इस साम्राज्य के सफर को डीकोड करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया को कंपाने वाला सुल्तान अपने ही बिस्तर पर बेबस होकर मर गया और उसका विशाल साम्राज्य सिर्फ 4 साल में खाक हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। एक तरफ वो खौफ जिससे ताकतवर मंगोल भी कांपते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा लाचार अंत जहां मौत भी तड़पा तड़पा कर आई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अनगिनत सिर कलम करके जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, सुल्तान की आंखें बंद होते ही वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की, दिल्ली का तख्त और उसकी वो खूनी बुनियाद। साल था 1296। गंगा नदी के किनारे कड़ा माणिकपुर में इतिहास का एक ऐसा धोखा रचा गया जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। अलाउद्दीन ने अपने सगे चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बड़े ही प्यार से गले लगाने के बहाने बुलाया। सुल्तान जलालुद्दीन, जो निहत्थे थे और अलाउद्दीन पर अंधा भरोसा करते थे, उससे मिलने पहुंचे। लेकिन जैसे ही दोनों गले मिले, अलाउद्दीन का इशारा पाते ही उसके सैनिकों ने सुल्तान की पीठ में खंजर उतार दिया। मतलब एक ही पल में वफादारी और रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के तख्त की पहली सीढ़ी अलाउद्दीन ने अपने ही परिवार के खून से धोकर चढ़ी थी। सुल्तान जलालुद्दीन का कटा हुआ सिर एक भाले पर टांगकर पूरे लश्कर में घुमाया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक खुला ऐलान था कि अब दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ताकत की बोली चलेगी। लेकिन अलाउद्दीन ये भी अच्छी तरह जानता था कि जनता इस खौफनाक धोखे को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी। तो उसने क्या किया? उसने दिल्ली की आवाम पर सोने और चांदी की ऐसी बारिश की कि लोग उस बहते हुए खून को भूल ही गए। सच कहें तो अपने भयानक गुनाहों को बेशुमार दौलत के दम पर खरीद लिया गया था। चलिए अब आते हैं इस साम्राज्य के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, 1000 दीनारी यानी मलिक काफूर। अब ये 1000 दीनारी आखिर है क्या? दरअसल 1299 में जब खिलजी सेना गुजरात में भयंकर लूटपाट और तबाही मचा रही थी, तब अलाउद्दीन के एक कमांडर नुसरत खान की नज़र एक बेहद खास गुलाम पर पड़ी। इसकी कद-काठी और हाव-भाव किसी शहजादे से कम नहीं थे। ये एक हिजड़ा था, लेकिन इसकी फुर्ती और बुद्धि एकदम बेमिसाल थी। नुसरत खान ने इसे 1000 सोने के दिनारों में खरीदा, और बस इसीलिए इतिहास में इसे 1000 दीनारी का नाम मिला। उस गुलाम का असली नाम था मलिक काफूर। कहते हैं कि जब उसे पहली बार दरबार में लाया गया तो बेहद कठोर सुल्तान अलाउद्दीन भी उसकी शख्सियत देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह गया। अलाउद्दीन और काफूर का ये रिश्ता सिर्फ दरबार या एक सुल्तान और गुलाम तक सीमित नहीं रहा। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये रिश्ता बेहद व्यक्तिगत और बहुत गहरा होता चला गया। दिल्ली के पुराने रईस और वजीर काफूर से बुरी तरह जलते थे, उसे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन सुल्तान के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। काफूर सुल्तान का सबसे करीबी सलाहकार और दाइना हाथ बन चुका था। सुल्तान को काफूर में वो वफादारी दिखी जो उसे अपने सगे बेटों में भी नजर नहीं आती थी, और इसी अंधे भरोसे का नतीजा था कि काफूर को मलिक नायब यानी पूरी सल्तनत का उपशासक बना दिया गया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस दौर के सबसे बड़े बाहरी खतरे की, मंगोलों का खौफ और सीरी का किला। उस वक्त मंगोलों का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग रात रात भर जागकर अपनी छतों पर पहरा देते थे। 1298 से 1306 के बीच चंगेज खान के वंशजों ने दिल्ली पर एक के बाद एक कई भयंकर हमले किए। ऐसे ही एक हमले के दौरान खिल्ली की लड़ाई में जफर खान नाम के सेनापति ने ऐसी असाधारण बहादुरी दिखाई कि मंगोलों के दिलों में खिलजी सेना की दहशत बैठ गई। हालांकि जफर खान इस युद्ध में शहीद हो गए। इसके बाद अलाउद्दीन ने एक रूह कंपा देने वाली रणनीति अपनाई। उसने सीरी का एक अभेद्य किला बनवाया और दुश्मनों में खौफ भरने के लिए पकड़े गए मंगोल सैनिकों के कटे हुए सिरों को उस किले की दीवारों में चिनवा दिया। ये दुनिया के लिए एक सीधी और क्रूर चेतावनी थी।
सिरी के इस किले ने दिल्ली को एक मजबूत सुरक्षा कवच दे दिया, और जब राजधानी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, तभी अलाउद्दीन अपने वो मशहूर और बेहद कड़े बाजार नियंत्रण नियम और सैन्य सुधार लागू कर पाया। अब उसे किसी बाहरी हमले का डर नहीं था। सुल्तान की नजरें अब सीधे तौर पर अपने साम्राज्य के विस्तार पर टिक चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है सुल्तान के खूनी विजय अभियानों का नया दौर, राजपूताना और दक्षिण भारत। राजपूताना के ये सैन्य अभियान अलाउद्दीन के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुए, लेकिन इन जीतों की कीमत बहुत भयानक थी। इन अभियानों के साथ जौहर की बहुत बड़ी त्रासदी जुड़ी हुई थी। रणथंभौर में जब हमीरदेव चौहान के अपने ही सेनापतियों ने उन्हें धोखा दिया, तो रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। जैसलमेर में लंबी घेराबंदी और भूखमरी के बाद हजारों वीरांगनाओं ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। और फिर चित्तौड़गढ़, जहां महीनों की घेराबंदी और गोरा बादल की वीरता के बाद जब चिला गिरा, तो सुल्तान के हाथ केवल राख ही लगी। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने सुल्तान के कब्जे से बचने के लिए धधकती आग में छलांग लगा दी। सुल्तान सैन्य युद्ध तो जीत रहा था, लेकिन ये जीते भीषण सामूहिक आत्मबलिदान की कीमत पर आ रही थी। जहां एक तरफ उत्तर भारत में खून बह रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुल्तान ने मलिक काफूर को विंध्याचल के पार दक्षिण भारत फतह करने भेज दिया। काफूर में देवगिरी, वारंगल और मदुरई में भारी तबाही मचाई और सल्तनत की तिजोरियों को हीरे जवाहरात से भर दिया। और आपको बता दूं, इसी दौरान वारंगल की जीत के बाद काफूर के हाथ दुनिया का सबसे मशहूर हीरा लगा, कोहिनूर, जिसे वो दिल्ली लेकर आया और सुल्तान को भेंट किया। इस वक्त मलिक काफूर की ताकत और रुतबा अपने चरम पर पहुंच चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर क्रूर कहानी का एक भयानक अंत भी होता है। तो आइए समझते हैं सुल्तान की बीमारी, साजिश और उसके पतन को। यहाँ सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि 1310 के बाद वो सुल्तान जिसके नाम भर से पूरी दुनिया कांप उठती थी, अब अपने ही महल में एकदम लाचार पड़ा था। अलाउद्दीन को जलोदर यानी ड्रॉप्सी नाम की एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका शरीर सूज गया था और सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द तो ये था कि उसके अपने ही परिवार के लोग, उसकी पत्नी और बड़े बेटे, उसकी मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वो गद्दी पर कब्जा कर सकें। और सुल्तान की इसी लाचारी का पूरा फायदा उठाया मलिक काफूर ने। उसने बहुत ही चालाकी से सुल्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। काफूर ने अलाउद्दीन को यकीन दिला दिया कि उसका अपना खून ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शक और पैरानोया में अलाउद्दीन ने अपने ही बेटों खिज्र और शादी खान को अंधा करवा दिया। काफूर ने हरम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब बीमारी से तड़पते सुल्तान को दवा और खाना सब कुछ काफूर ही देता था। और यहीं से दरबार में ये खौफनाक अफवाहें उड़ने लगीं कि सुल्तान का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि उसे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। और फिर आई वो खामोश और काली रात। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी ने तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस ली। मौत के तुरंत बाद काफूर ने बिना किसी देरी के रातों रात आनन फानन में सुल्तान को दफना दिया। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसने सुल्तान के 6 साल के छोटे बेटे को एक कठपुतली की तरह गद्दी पर बैठा दिया। दिल्ली के तख्त की असली ताकत अब पूरी तरह से एक गुलाम की मुट्ठी में थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा अगला और आखिरी पड़ाव है खिलजी वंश का अचानक और खौफनाक पतन। गद्दी पर बैठने के बाद काफूर का राज केवल 35 दिन ही चल पाया। अलाउद्दीन के अंगरक्षकों ने उसी के महल में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन का बेटा मुबारक शाह। जरा फर्क देखिए, कहाँ अलाउद्दीन का लोहे जैसा अनुशासन और सैन्य खौफ, और कहाँ मुबारक शाह का अराजक राज। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी के मुताबिक मुबारक शाह अक्सर दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था, और कभी-कभी तो रईसों के बीच बिना कपड़ों के ही दौड़ने लगता था। जो खिलजी सल्तनत कभी खौफ का दूसरा नाम थी, वो अब एक भद्दा मजाक बन के रह गई थी। इसी मुबारक शाह का एक बेहद चहेता गुलाम था खुसरो खां। वो गुजरात के एक हिंदू समुदाय से था जिसे मजबूरी में इस्लाम कबूल करवाया गया था। खुसरो के दिल में अपने समुदाय के प्रति वफादारी और खिलजियों के लिए नफरत की आग अब भी धधक रही थी। 1320 की एक भयानक रात खुसरो खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे महल में कत्ले-आम मचा दिया। मुबारक शाह का सर कलम करके महल के आंगन में फेंक दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए,
वो खिलजी वंश जिसने अनगिनत महिलाओं को जौहर पर मजबूर किया था, आज उसी वंश की शाही महिलाओं को खुसरो ने अपने सैनिकों के बीच बांटकर खिलजियों को इतिहास का सबसे बड़ा अपमान दिया। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में देखें तो समझ आता है कि कैसे विश्वासघात के एक डोमिनो इफेक्ट ने पूरे साम्राज्य को निगल लिया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत, फिर काफूर का सिर्फ 35 दिन का राज और उसकी हत्या, उसके बाद 1316 से 1320 तक मुबारक शाह की अराजकता, फिर खुसरो खान द्वारा मुबारक की हत्या और खिलजी वंश का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाना। और उसी साल के अंत में गाजी मलिक ने खुसरो को हराकर तुगलक वंश की नींव रख दी। जरा सोचिए, जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए लाखों जानें गईं, वो महज 4 सालों के भीतर पूरी तरह से तबाही में तब्दील हो गया। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। अलाउद्दीन ने मंगोलों को रोका, सीरी का अभेद्य किला बनाया, बेशुमार दौलत लूटी, लेकिन क्या सिर्फ डर, खून और तलवार के सहारे किसी भी साम्राज्य की नींव हमेशा के लिए टिक सकती है? या फिर अपनों का धोखा और सत्ता की वो अंधी भूख उसे अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देती है कि वो अपने ही बोझ से ढह जाए? खिलजी वंश का ये अंत इतिहास की एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।